एज वी अनाउंस कि हम अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके अंदर हम सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे, तो उस ही सिलसिले में ये हमारी पहली वीडियो है जो कि है स्केलर एंड वेक्टर्स के ऊपर। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का काइनेमेटिक्स से, और पहला टॉपिक रहेगा हमारा स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो एक्चुअली में व्हाट आर स्केलर्स? बिफोर स्टडिंग स्केलर एक बात तो हमें पहले कंफर्म होनी चाहिए, वो ये कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। अच्छा, इतनी बात मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके की होती हैं, बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। तो बेस क्वांटिटीज वो जो कि किसी से मिलकर ना बने, जैसे कि लेंथ, मास और टाइम। जो किसी से मिलकर ना बने वो आपकी बेस क्वांटिटीज, और जो इनसे मिलकर बने वो आपकी ड्राइव क्वांटिटीज। ऐसा हमने क्लास में डिस्कस कर रखा है कि जो इनसे मिलकर बनेंगी वो होंगी हमारी ड्राइव क्वांटिटी। जैसे कि वेलोसिटी को अगर हम ले लें तो वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा लेंथ के अंदर। तो अगर मैं बोलूं वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या कर ले रहे हैं, अगर मैं बोलूं वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कवर करना यानी कि कुछ लेंथ कवर करना, और लास्ट से बात है कि कुछ लेंथ कवर होगी, कुछ टाइम के अंदर, टाइम मेजर हो जाएगा सेकंड्स के अंदर। यानी अगर मैं इसको डायमेंशंस के लिहाज से लिखूं, बेस क्वांटिटीज के लिहाज से लिखूं, तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास लेंथ के अंदर आ जाएगा और टाइम मेरे पास टाइम में ही रहेगा। तो वेलोसिटी बन रही है लेंथ और टाइम को मिलाकर, वेलोसिटी बन रही है लेंथ और टाइम को मिलाकर, जबकि लेंथ मास टाइम किसी और से मिलकर नहीं बन रही। अच्छा, इसी तरीके से आप एक्सेलरेशन की बात कर लें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को मेजर हम कैसे करेंगे? लेंथ अपॉन टी, डिवाइडेड बाय टाइम को भी हम किससे मेजर करेंगे? टी। तो ओवरऑल जो हमने एक्सेलरेशन निकाली उसमें दो ही तो चीजें आई, लेंथ और टाइम। तो ये समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन जो है वो भी लेंथ और टाइम से ही मिलकर बन रही है। अच्छा, फोर्स एग्जांपल ले लें तो फोर्स है F इक्वल्स टू ma। तो मास m की डायमेंशन, एक्सेलरेशन आपने ये लिखी है L, ये t बाई टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो देख लीजिए मास लेंथ टाइम, एक्सेलरेशन भी बन रही है फोर्स लेंथ और मास लेंथ और टाइम के साथ। यानी हमें एक बात समझ में आ गई कि फिजिक्स के अंदर हमारे पास दो क्वांटिटीज रहती है। कैसी? पहली रहती है बेस क्वांटिटीज और दूसरी रहती है हमारी ड्राइव क्वांटिटीज। अगर इतनी बात आपको समझ में आ जाती है तो आगे चलते हैं। हमने स्टडी किया अभी तक कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं और ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती है। जो किसी से मिलकर ना बने वो बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज। कुछ बुक बेस क्वांटिटीज लिखती हैं, कुछ बुक फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखती हैं। तो जो किसी से मिलकर ना बने वो है बेस क्वांटिटीज, और जो किसी क्वांटिटी से मिलकर बने वो है आपकी ड्राइव क्वांटिटीज। इन्हीं सारी क्वांटिटीज के फर्दर दो डिविजन हैं, या तो क्वांटिटी स्केलर होगी या क्वांटिटी वेक्टर होगी। तो स्केलर्स को स्टडी करते हैं। स्केलर्स आर ऑल दोज quantities which required magnitude and unit to describe them। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज के जिनको हम मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ डिस्क्राइब कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ क्वांटिटी लिखता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ले लिया मास। मास मैंने लिया किसी ऑब्जेक्ट का 40 kg। अब इस मास को डिस्क्राइब करने के लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रही, पहला ये 40 और दूसरा ये kg। अब एक्चुअली में ये 40 क्या चीज है? 40 आपके पास मैग्नीट्यूड है, और दूसरा ये क्या चीज है? ये आपके पास यूनिट है। अगर मैं इसको बोलूं कि किसी ऑब्जेक्ट का मास है 40 kg, तो 40 kg का मतलब ये है कि 40 उसका मैग्नीट्यूड है और kg रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मास का यूनिट है। इसके अलावा कोई तीसरी चीज हमें रिक्वायर्ड नहीं है मास को समझने के लिए। अगर हम बोल रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का मास 40 kg है, 50 kg है, 60 kg है, तो हमें इसके अलावा कोई और चीज रिक्वायर्ड नहीं है इसको और एक्सप्लेन करने के लिए। हमें बता दिया जाएगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 40 kg है तो वो हमारे समझ में आ जाएगा कि हाँ यार 40 kg किसी ऑब्जेक्ट का मास है, और इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए किसी चीज की रिक्वायर्ड
रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, अब कंपेयर करते हैं फोर्स को। हमने मास को तो ले लिया, फोर्स को लेते हैं। फोर्स ली हमने 40 न्यूटन की। अब क्योंकि हमने क्वांटिटीज पे स्टडी किया है, अभी हम फोर्स को स्टडी तो करेंगे आगे, लेकिन याद रखिए कि ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया और फिर से ये इसका यूनिट आ गया। 40 क्या है इसका मैग्नीट्यूड और न्यूटन क्या है इसका यूनिट। लेकिन फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ ये बात जरूरी नहीं है कि फोर्स कितनी है, ये बात भी जरूरी है कि एक्चुअली में फोर्स किस डायरेक्शन के अंदर लग रही है। अगर हम बता दें फोर्स लग रही है 40 न्यूटन की, एक कार को मान लीजिए, एक कार है हमारे पास कि जिसको हमने आगे की तरफ लेकर जाना है, तो आगे की तरफ लेकर जाना तो लाजमी सी बात है फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। अच्छा, मान लीजिए कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में ना लग रही होती बल्कि इस डायरेक्शन के अंदर लग रही होती, सेम मैग्नीट्यूड होता 40 न्यूटन और इधर से भी सेम मैग्नीट्यूड होता 40 न्यूटन। अब अगर फोर्स लग रही है इस तरफ से 40 न्यूटन की, तो लाजमी है कि गाड़ी आगे तो नहीं बढ़ने वाली, लेकिन फोर्स तो उतनी लग रही है 40 न्यूटन की, चेंज कुछ भी नहीं हुआ, फोर्स लगी 40 न्यूटन की। अच्छा, फिर अगर मैं इस वाली फोर्स को छोड़ के इसको कंसीडर करूं तो अब भी फोर्स लग रही है 40 न्यूटन की और गाड़ी आगे बढ़ रही है। इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि एक्चुअली में फोर्स किस डायरेक्शन में लगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगी। मैग्नीट्यूड है, ठीक है, यूनिट है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन बड़ी यहां पर मैटर करती है। इस बात को अपने बड़े गौर से समझ लेना है। स्केलर में डायरेक्शन मैटर नहीं करती थी, यूनिट लिखा था, मैग्नीट्यूड लिखा था, बात समझ में आ गई थी। फोर्स में डायरेक्शन बड़ी मैटर करती है। तो वो सारी क्वांटिटीज जिनके अंदर डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करती हो, वो सारी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और जिनमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती हो वो सारी आपके पास स्केलर क्वांटिटीज है, जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट से डिस्क्राइब कर दोगे तो वो आपके पास स्केलर क्वांटिटीज, और जिनको मैग्नीट्यूड यूनिट कर देने के बाद भी डिस्क्राइब डायरेक्शन की जरूरत पड़े तो फिर आपके पास वो हो गई वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, इंसान का वेट, इंसान का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट को कंसीडर किया जाता है। सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो इसका मतलब है कि इंसान का जो वेट होगा वो यहीं से डाउनवर्ड लाई कर रहा होगा, सही। अब मान लीजिए कि अगर हम अपने राइट हैंड के ऊपर किसी बड़े से बकेट को उठा लें जिसका मास बहुत ज्यादा हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास हमारा यहां पर है और हमने किसी चीज को लिफ्ट नहीं किया हुआ, तो हमारा दोनों साइड का बैलेंस बराबर है। लेकिन ऐसा हो कि हम बकेट को उठा लें तो इस तरफ तो मास ज्यादा हो गया, जब इस तरफ का मास ज्यादा हो गया तो अब हमारा बॉडी का दोनों तरफ का मास बराबर नहीं है, यानी बॉडी का वेट बैलेंस नहीं हो पा रहा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बॉडी को ऑटोमेटिकली हम थोड़ा लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे ताकि हमारा सेंटर ऑफ मास एडजस्ट हो जाए। यानी वेट जो हमारा पहले एग्जैक्टली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, अब वो खुद को एडजस्ट करके इस पोजीशन पर आ जाए कि हम चलने के काबिल हो जाए। यानी क्योंकि वेट भी एक फोर्स ही है, तो इससे इस बात को समझिए कि वेट हो या किसी भी किस्म की दूसरी फोर्स हो, सबके अंदर डायरेक्शन बड़ी मैटर करती है। तो होपफुली आपको मतलब समझ में आया होगा कि स्केलर का क्या डिफरेंस है और वेक्टर का क्या सिस्टम है। तो वेक्टर की डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी एग्जांपल हो गई मास। वेक्टर को भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। So vector are all those quantities which required magnitude, unit and as well as direction। एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगी, फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरीके से फिजिक्स में टॉर्क भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि इन सब को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होती है, डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। तो इन शॉर्ट के जिनको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड हो वो वेक्टर, और जिनके लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड ना हो वो सारी स्केलर। तो इस पहली वीडियो में तो हमने स्केलर और वेक्टर को डिफाइन कर दिया, तो अब आपसे वेक्टर के ऊपर आगे बात चलेगी। स्केलर डिस्क्राइब करने के लिए इतना ही है हमारे सिलेबस में, वेक्टर को हमने फर्दर कंसीडर करना है। तो उसके लिए आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।